जय हिंद। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऑथेंटिक रूप में कुछ विचारों को रखना चाहता हूँ, और जो कि मैं रखता भी नहीं, लेकिन आज की कुछ स्थितियों को देखते हुए शायद मुझे भी आप सभी के समक्ष अपनी बातों को रखना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमारे क्रांतिवीर हुए, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांति की, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि देश को वो एक सही दिशा के साथ सही वे में ले जाना चाहते थे। एक तरफ गांधी थे, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। दोनों में सिर्फ उनकी विचारधाराओं का अंतर था, लेकिन सोच तो सिर्फ एक ही थी, एक विजन था कि देश को आज़ाद करवाना, देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाना। तो क्या हम आज आज़ाद हो पाए? मेरा उत्तर है नहीं। क्या आज़ादी सिर्फ घूमना फिरना और खाना, क्या यह आज़ादी है? यदि हमें वह आज़ादी मिली भी साथियों, तो हमने क्या उस आज़ादी का कोई फ़ायदा उठाया? हमने उसका कोई बेनिफिट या कोई ऐसे लाभ हमने प्राप्त किया? आज हम उसी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं साथियों। यह सिस्टम इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। जो सन 1857 से जो 1947 तक की जो स्थितियाँ रही, उससे भी बदतर स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। वो कैसे? आज आप कोई भी कार्य देख लीजिए, सपोज कीजिए आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं और आप पाते हैं कि आप अपने ही कार्य में कुछ चुनिंदा सरकारी लोगों को बाधा के रूप में पाते हैं। यह कहीं ना कहीं आपके बैकबोन की कसरत के साथ मरम्मत की जा रही है। इसका भुगतान आज युवा, बेरोजगार और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आज जिस देश में शिक्षा की बात नहीं होती, स्वास्थ्य की बात नहीं होती, सिर्फ धर्म, जात पात, भेदभाव, क्या यह सही है? लेकिन मैं कहूंगा दैट इज माई राइट। बोलना सीखिए। कब तक आप गूंगे बनकर रहेंगे? आपके हाथ में एक मोबाइल, एक यंत्र, ये इस प्रकार का यंत्र दिया गया है कि आप इसका यूज करना तो सीखिए। आज हम ले देकर चिल्लाते रहते हैं कि गोदी मीडिया बिक चुकी है, मीडिया है साहब, मीडिया में सब। भाई आप भी तो मीडिया बन सकते हैं। आप स्वयं एक अपने आप में मीडिया हैं। आपके पास फ्री इतना मतलब इंटरनेट व्यवस्था के साथ साथ आपके पास एक मोबाइल जो कि ऑन रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप एक मीडिया को स्तंभ बोला जाता है, तो वह स्तंभ आप भी बन सकते हैं। उनको स्तंभ किसने बनाया? जनता ने। आज कहीं ना कहीं जनता सिर्फ घूम रहा है धर्म, जाति, भेदभाव में, और बाकी कुछ नहीं। आपकी शिक्षा व्यवस्था में क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसके लिए एक व्यक्ति वर्ग का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इतनी योजनाएं निकाली जाती हैं, आप भी बताइए कितने % लोग उस योजनाओं से लाभान्वित होते हैं? उन योजनाओं में कितने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं? वह पैसे किसके हैं? वह पैसे आपके हैं। उनका यूज नहीं किया जा रहा साथियों, उसका मिसयूज किया जा रहा है। यह महज छोटी घटना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तब तक नहीं बोलता जब तक उसके ऊपर बीत नहीं जाती, और यकीन मानिए तब तक आप बहुत समय गवा चुके होते हैं। आज आप बिहार चुनाव से अंदाजा लगा लीजिए, जहां व्यक्ति बेरोजगार, शिक्षा का अभाव और व्यवस्थाओं से जूझ रहा था, वहां अचानक चुनावों का पलटफेर हो जाता है। आप सोच कर देखिए, चुनावी माहौल में जनता के खाते में 10,000 रुपए डाले जाते हैं, जो कि वह वोट खरीदी नहीं है, वह तो एक योजना के थ्रू सर्कुलेट कर आप उन जनता, गोली वाली जनता के हाथ में उन पैसों को देना और वोट खरीद लेने का एक जरिया है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन इस प्रकार की हरकत करना क्या एक चुनावी माहौल में सही है? आज देश के हर जगह देखें, तो आप सरकारी स्कूलों का मुआवजा कर लें, आप देखें कि सरकारी स्कूलों की हालत वो है कि आप स्वयं एक समय ऐसा आएगा कि आप बच्चों को वहां भेजना बंद कर देंगे।
और सरकार चाहती भी यही है कि आप बंद कर दें। धीरे धीरे आप जिस प्रकार से कमी होगी बच्चों की वहाँ पर उन स्कूलों को बंद किया जाएगा और धीरे धीरे ये जो सिस्टम है यह पूरा निजीकरण की तरफ मुड़ जाएगा। जो कि हमको आर्टिकल 21 में हमको यह अधिकार दिया गया कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक बौद्धिक जीवन, एक बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए उसको ये अधिकार दिया गया। और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए आपकी सख्त जरूरत है। आप और हम सरकार से मिलकर सवाल क्यों नहीं करते या तो वह क्या कारण है कि जो स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं उनको बद से बदतर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कमी के जिम्मेदार आप और हम हैं। यदि सरकार से हम सवाल पूछना यदि स्टार्ट कर दें तो यकीन मानिए कि आप 25% कार्य आपने अपना पूर्ण कर दिया। आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि आप डर रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई यदि नहीं लड़ सकते तो आप बुज़दिल हैं, कायर हैं आप। और यकीन मानिए वह समय दूर नहीं जब बद से बदतर आपकी जिंदगी होने वाली है। यह मत सोचिए कि बगल में यदि किसी के घर में स्थितियां इस प्रकार की आ रही हैं कि वह भूखमरी से मर रहा है तो आपके पास वह स्थिति नहीं आएगी। यकीन करिए वह स्थिति आपके पास आने में टाइम नहीं लगेगा। जल जंगल जमीन का एक मुद्दा और उठा लें यदि तो आज अभी कुछ समय पहले कुछ नक्सलियों को मार गिराया गया। अच्छा काम है भाई, यदि नक्सली कुछ ऐसी कृत्य करते हैं, यदि वह नक्सल है, नक्सली यदि वह है तो उसका खात्मा किया जाना जरूरी है और उसके लिए इन पुनर्वास योजनाओं का शुरुआत करना भी कहीं ना कहीं उचित है। लेकिन क्या यह पूछा जाता है, जाना जाता है कि नक्सल जो क्षेत्र है वहाँ पर नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? उसका कारण क्या है? आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर गरीब ही नक्सल क्यों बनते हैं? जब व्यक्ति के पास कोई भी किसी भी प्रकार का सुविधा और कोई भी उनका रक्षक मालूम नहीं पड़ता तब जाकर वह हथियार उठाते हैं और नक्सल को ज्वाइन करते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने इस प्रकार की प्रणाली क्यों बनाई? आपने इस प्रकार का सिस्टम क्यों बनाया कि व्यक्ति को, उस क्षेत्र के व्यक्ति को, नक्सल जो एरिया है वहाँ उस व्यक्ति को उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है? एक किसका फेलियर है? आज चुनिंदा जगह में जहाँ पर यदि हम देखें तो वहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है। बिरसा मुंडा, टांटिया भील, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड, जिनको भगवान की उपाधि दी जाती है, उन्होंने अंग्रेजों से सेम उसी प्रकार की लड़ाई लड़ी जिस प्रकार के आज लड़ाई कुछ नक्सली लड़ रहे हैं। हमारे भारत के अंदर होकर वह भारत का व्यक्ति ही था, वह भारत का नागरिक ही था जो आज नक्सली एरिया पर अपना ज्वाइन करके बैठा हुआ है। वह भी तो भारत का नागरिक है। हम ऐसी स्थितियां क्यों नहीं बनाकर पैदा क्यों कर देते हैं कि व्यक्ति को इन चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है? उसका एक महज कारण है करप्ट शासन, करप्ट प्रणाली और करप्ट ऑफिसर। जब तक उन एरियो में, जब सरकार को पता है कि यह एरिया एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो उन एरियो में कुछ चुनिंदा ऑफिसर को क्यों नहीं रखते जो स्थितियों को संभाल सकें, समझ सकें, जान सकें? बट नहीं, इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही हैं यह कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह भी मुझे ज्ञात है कि नक्सली प्रभावित एरियो में 76 जवान हमारे शहीद हुए थे। कुछ समय पहले 70 जवान शहीद हुए थे। इस प्रकार की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें हमारी आत्मा अंदर से झकझोर देती है। वह भी तो हमारे अपने हैं। उनके परिवार जिनके घर में एक बेटा शहीद हो जाता है, वह भी किसी परिवार का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई होता है। हम एक ऐसी प्रणाली को क्यों नहीं कर देते कि भाई इस प्रकार के जो कार्य हैं वह शुरू ही ना हो? खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।